हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत भारतीय संविधान में शिक्षा का क्या प्रावधान है, शिक्षा की क्या व्यवस्था है, शिक्षा के लिए कैसे दृष्टिकोण अपनाए गए हैं भारतीय संविधान में, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। यदि हम बात करें शिक्षा संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंदर शिक्षा की बात अगर हम करें तो पहले जो है शिक्षा राज्य सूची का विषय था, परंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। समवर्ती सूची का यहाँ तात्पर्य है जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है कानून या नियम या व्यवस्था कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई व्यवस्था समाप्त कर सकते हैं इत्यादि सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। वही अगर आगे हम चलें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 1920 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय रूप से स्वतंत्र रूप से एक मंत्रालय का निर्माण कर दिया गया। पहले जो शिक्षा मंत्रालय था वो शिक्षा संबंधी गतिविधियां थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती थी, लेकिन 1920 में भारत सरकार द्वारा शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय का निर्माण कर दिया गया। वही अगर आगे हम चलें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण शिक्षा से संबंधित बातें हैं उसकी अगर हम बात करें तो प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे बातों का उल्लेख मिलता है, शब्दों का उल्लेख मिलता है, जिसके अंतर्गत आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनैतिक न्याय की बात की गई है, जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार, समान दृष्टिकोण, समान क्रियाकलाप के आधार पर ही गतिविधियों को अपनाया गया है। वही स्वतंत्रता की बात करें तो जीवन यापन, रोजगार, कार्य, निवास इत्यादि की स्वतंत्रता की बात करें। समानता की अगर हम बात करें तो अवसर की समानता इत्यादि संबंधी समानता, रोजगार इत्यादि से संबंधित समानता भारतीय संविधान सबको प्राप्त देता है। और वही बंधुत्व की बात करें तो सब में भाईचारे का विकास करना भारतीय संविधान का प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य है। यदि हम ये प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना के अंतर्गत सभी लोगों को सामान्य रूप से शिक्षा के साथ, सही बातों को सिखाने के साथ विकास करने की बातों को बल दिया गया है। राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने की बात कही गई है। तो यह भी प्रस्तावना से भी हमको क्या है, शिक्षा का एक स्वरूप तय हो जाता है। वही यदि हम मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में वर्णित है। इस मूल अधिकारों के अंतर्गत अवसर से संबंधित समानता यानी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित, अस्पृश्यता का अंत, धार्मिक स्वतंत्रता इत्यादि संबंधी गतिविधियों का इसमें भी वर्णन मिलता है, जिसमें से हम लोग जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 21A, क्योंकि अनुच्छेद 21A में शिक्षा को मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल कर दिया गया, यानी वह अधिकार किसी के द्वारा हनन नहीं किया जा सकता। यानी अनुच्छेद को जो है शिक्षा को मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल कर दिया गया 86वें संविधान संशोधन में। यद्यपि इसके पहले 2002 में ही राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा निर्देश दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को आप शिक्षा की व्यवस्था करें, परंतु 2009 में उसको जो है मूल अधिकार के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत कर दिया गया है। यही अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29(1) के ए में सभी अल्पसंख्यकों को यह स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है कि वह भाषा, लिपि, अपने धर्म, संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, परंतु यदि वह कोई धार्मिक संस्था खोलते हैं शिक्षा की, तब उसका जो है सरकार या राज्य सरकार कोई वेतन वहन नहीं करेगा। इनके साथ ही अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्था यानी अपने धर्म, संस्कृति, भाषा इत्यादि से संबंधित शिक्षण संस्था खोलने की भी प्रावधान या स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वहीं अगर आगे हम बात करें तो मूल अधिकारों से अगर आगे चलते हैं तो नीति निर्देशक तत्व हैं, उस निर्देशक तत्व में यहाँ जो सरकार, ये नीति निर्देशक तत्व राज्य से संबंधित है, यानी किसी राज्य का कार्य कैसा है, किसी राज्य को क्या क्या करना चाहिए, जनता किन आधार पर किसी राज्य की कसौटी को या किसी राज्य का मूल्यांकन या किसी प्रदेश की स्थिति को किस प्रकार आंके, किस प्रकार जांचे, यह जांचने के लिए अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है, उसी को राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो राज्य को जो निर्देश दिए गए हैं संविधान के अंतर्गत, उसके अंतर्गत अगर हम शिक्षा की बात करें तो अनुच्छेद 46 में आर्थिक रूप से और
पिछड़े हुए वर्गों को आर्थिक रूप से और एक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए ओबीसी या पिछड़े हुए वर्गों को शिक्षित करने की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को। वहीं 48 क में पर्यावरण से संबंधित भी बातें कही गई हैं कि पर्यावरण से संबंधित जागरूकता और पर्यावरण को विकास संबंधी प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है कि राज्य इन सब का व्यवस्था करे। चूँकि आज पर्यावरण एक पर्यावरण स्वतंत्र विषय के रूप में भी पढ़ाया जाता है और पर्यावरण का अपना एक स्वरूप व्यापक भी है, इसलिए जो है नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अगर हम शिक्षा की बात करें तो अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 48 का दोनों अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं, जो शिक्षा से संबंधित सभी के लिए आवश्यक भी हैं, सबको जानना भी चाहिए। सभी राज्य को निर्देश भी दिया गया कि इसके संबंधी प्रावधान और व्यवस्था करें, प्रावधान के अनुसार व्यवस्था करें। अगर हम मौलिक कर्तव्यों से अगर हम शिक्षा की बात करें तो वास्तव में जो भारतीय के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जब भारतीय संविधान बन रहा था तो लोग उस समय यही कहा गया कि नहीं, ये तो आवश्यक चीज़ है, तो सामान्य रूप से जनता समझती है। परंतु बाद में चल करके मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत शामिल किया गया, जो रूस से लिया गया, सोवियत संघ से लिया गया था। यदि हम मौलिक कर्तव्यों की हम बात करें तो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आदर्शों का पालन करना, राष्ट्र के आदर्शों का पालन करना, राष्ट्र से संबंधित जो संपत्तियों की रक्षा करना, सबका जो है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना इत्यादि कई संबंधित जो निर्देश दिए गए हैं, यानी उन सब कर्तव्यों को स्वभाव से पालन करने संबंधी बातें की गई हैं। ये तो इससे भी सबके सीखने का, जानने का एक आधार बनता है, व्यवहार को नियंत्रित करने का आधार बनता है। इसलिए यह भी एक शिक्षा का ही स्वरूप है। वही अगर हम भारतीय संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उन 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 344 एक में भी मिलता है और अनुच्छेद 351 एक में भी मिलता है। यानी भाषाओं से संबंधित है, जो भाषाओं को किस तरह से दर्जा मिलना चाहिए, भाषाओं का किस तरह से संरक्षण होना चाहिए, इससे संबंधित बातों का इसमें उल्लेख किया गया है। यदि वही हम अनुच्छेद 349 की बात करें तो अनुच्छेद 349 पूरी की पूरी तरह से भाषा से संबंधित है, जिसमें कुल लगभग अनुच्छेद 349 भी भाषा से संबंधित है, जिसमें प्रदेश और केंद्र सरकार को जो है भाषाओं से संबंधित जो है निर्देश दिए गए हैं। और अनुच्छेद 351 में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 351 में संघ को यानी केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार संबंधी निर्देश दिए गए हैं। एक आप ये समझिए कि जो शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से जो विकास की बातें हैं नीति निर्देशक तत्व में भी मिलती हैं, शिक्षण संस्थाओं के विकास संबंधी प्रावधान। और उसके संग संग जो है जैसे जैसे नीति निर्देशक तत्व में भी मिलती हैं, हाँ, नीति निर्देशक तत्वों में हमारे जो शिक्षण संबंधी प्रावधान, शिक्षण संबंधी गतिविधियों को विकास संबंधी बात विशेष रूप से, और मौलिक कर्तव्यों में भी विज्ञान से भी संबंधित बातों का इसमें उल्लेख किया गया है। अगर आप पढ़ेंगे तो 11 कुल मौलिक कर्तव्य हैं, उसमें जो है वो मौलिक कर्तव्यों में भी विज्ञान के प्रोन्नति और विकास के भी बल देने का प्रावधान इसमें किया गया है मौलिक कर्तव्यों के प्रति। तो इन दोनों के माध्यम से भी हमको जो शिक्षा को आगे बढ़ाने संबंधी बातों का विशेष उल्लेख किया गया है। मुझे उम्मीद है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आप जो है समझ गए होंगे कि कैसे कैसे प्रावधान किए गए हैं, जिसके माध्यम से जो है शिक्षा का विकास और लोगों की जानकारी में वृद्धि करने संबंधी बातों को व्यवस्थित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। व्याख्यान यदि हमारा समझ गए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।